आप देख रहे हैं पाकिस्तानी खबरों और तबसरों पर मुश्तमिल आखिरी शो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको शो में लंदन से खुशामदीद कहता हूं। सबसे पहले आज की अहम खबरें और चंद अहम सवालात। नून लीग में टूट फूट का बाकायदा आगाज हो गया है। इलेक्शन से पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की एक अहम विकेट उड़ गई है। नवाज शरीफ साहब परेशान हैं। ये शख्सियत कौन है जिसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार की, और क्या ये इब्तदा होगी मजीद शख्सियात क्या तहरीक इंसाफ में शामिल होने जा रही हैं, इस पर भी हम तफसील से बात करेंगे। और फिर अहम शख्सियात की ऑडियोज़ और वीडियोज़ मंजर आम पर आने वाली हैं, और किस शख्सियत ने ये वीडियोज़ बनाई, तहलका खेज इंकशाफ, इसकी तफसील भी आपके सामने रखेंगे। और फिर एक और बड़ी शख्सियत के बेटे की बड़ी करप्शन की फाइलें गायब हो गई हैं। माल हड़प अदालतें देखती रह गई, ये माजरा क्या है, इससे भी पर्दा उठाएंगे। और फिर व्यूअर्स, वज़ीर-ए-आज़म की एक वीडियो वायरल हुई, फ़ाइन हुआ, और अगर उन्होंने फ़ाइन अदा ना किया तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये वज़ीर-ए-आज़म कौन है, इसी कहानी भी आपके सामने रखेंगे। और फिर इलेक्शन कमीशन को 18 अरब रुपए देने का मामला क्या है, मिशन किसको सौंपा गया, इस पर भी तफसील से बात करेंगे। लेकिन व्यूअर्स, सबसे पहले आपको बताएं कि इमरान खान ने नून लीग की सबसे बड़ी विकेट जो है उड़ा दी है। और आम ये तासुर था कि बहुत सारी शख्सियात जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल होने जा रही हैं। उसकी बुनियादी वजह मुल्क में जो सियासी अदम इस्तेहकाम है, मुल्क से बाहर बैठकर ऑनलाइन सियासी जमातें जो हैं वो नहीं चलाई जा सकती, और अब वो लोग जो मुल्क से बाहर बैठकर पाकिस्तान के अंदर सियासी तौर पर ज़िंदा रहने की कोशिशें कर रहे थे, ये उनके लिए भी एक बड़ा पैगाम था। व्यूअर्स, आपको बताएं कि नवाज शरीफ साहब चाहते हैं कि पार्टी उनके कंट्रोल में रहे, लेकिन अब इस कंट्रोल से बहुत सारे लोग जो हैं वो बाहर आ रहे हैं, क्योंकि जो कुछ इस पार्टी के अंदर सीनियर क़यादत के साथ सलूक रखा गया, बरता गया, अब लोगों ने ये फैसला कर लिया है कि हम इस जमात के साथ ज़्यादा देर जो है वो नहीं चल सकते। व्यूअर्स, तफसीलात के मुताबिक मुस्लिम लीग नून की अहम तरीन बासर शख्सियत साबिक वफाकी वज़ीर पीर अमीनुल हसनात शाह साहब जो हैं अपने साथियों के हमरा नवाज शरीफ को छोड़कर आज इमरान खान की टीम में शामिल हो गए हैं। पीर हसनात साहब ने जो अपना बयान जारी किया शमूलियत के बाद, वो ये कहते हैं कि मुल्क के अंदर सियासी और मुआशी बहरान का वाहिद हल है कि आम इंतखाबात की तरफ जाया जाए। और उन्होंने इमरान खान की क़यादत पर एतमाद का इजहार करते हुए ये कहा कि आम इंतखाबात ही मसले का हल है, जो खान साहब का मंशूर है और जो खान साहब का एजेंडा है। व्यूअर्स, पीर हसनात साहब जो हैं सरगोदा के NA 64 से रुकन कौमी असम्बली मुंतखब हुए और एक इलेक्टेबल हैं। इलेक्टेबल उस शख्सियत को कहते हैं जिसका एक अपना हल्का अहबाब होता है, चूँकि आप गद्दी नशीन हैं, आपके चाहने वाले पाकिस्तान में भी हैं। सरगोदा जिस हल्के का मैंने जिक्र किया, तो अल्टीमेटली लोगों ने वोट आपको ही देना है, क्योंकि एक आवाज़ चलती है ना कि जनाब इस दफ़ा पीर साहब इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं, तो हमारा वोट जो है उनके लिए होगा। और जितने भी इलाके के मुरीद हैं वो फिर एक्टिव हो जाते हैं, और फिर जहाँ पीर साहब खड़े होंगे जिस जमात के साथ, तो वोट भी उसी जमात को जाएगा। वहाँ पर ये मायने नहीं रखता कि सरगोदा के अंदर जितने लोग हैं उनकी जो सोच है ये वो नून लीग के साथ एक मुताबिकत रखती है, या फिर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फॉलो करते हैं या पीपल्स पार्टी को। जो पीर साहब ने कह दिया वही होगा। अब क्योंकि पीर साहब एक इलेक्टेबल हैं, और इलेक्टेबल्स ने हमेशा ये काम किया कि जो जीत रहा होता है ना उसके साथ जाकर खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम होता है कि कल को जीतेगा, कोई हमें वजारत मिल जाएगी, कोई टोर शोर होगा, कोई बॉडीगार्ड होंगे, कोई बाकायदा एक लश्कर होगा जो हमारे आगे पीछे चलेगा, हम लोगों के काम करवाएंगे, हमारी चुदराहट जो है, हमारी पीरी फ़कीरी चलेगी। यहाँ पर वो पीरी फ़कीरी वो वाली नहीं है, यहाँ पर पीरी फ़कीरी वो वाली है जिसमें लोग जो हैं अपने काम आकर पीर साहब को कहते हैं, तो पीर साहब फिर अपने इलाके के काम करवाते हैं, तो इसलिए वो पीर साहब हैं। खैर, ये उनका एक अपना ज़ाती फेल है, लेकिन इलेक्टेबल्स की सियासत व्यूअर्स यही है। अब ये इलेक्टेबल जिनका नाम पीर अमीनुल हसनात शाह साहब है, जो अपने साथियों के हमरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए, ये दावा कर रहे हैं, और ये इन्होंने इंकशाफ किया कि इलेक्टेबल्स की एक लंबी फहरिस्त है। हवा चल रही है इमरान खान की। तमाम इलेक्टेबल्स को ये बड़ा एहसास है, और इलेक्टेबल्स ये समझते हैं कि अगर हमने इस वक्त में जब हवा इमरान खान की चल रही है शामिल हो गए, तो आने वाले दिनों में हमें फ़ायदा होगा, हम वजारतें लेंगे और खूब मज़े जो हैं वो लूटेंगे। इसीलिए
پیر صاحب جو ہیں وہ شامل ہو گئے اور اب وہ یقیناً عمران خان پاکستان تحریک انصاف کے لیے کام بھی کریں گے. یہ بے شک پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ آ کر کھڑے ہو گئے, لیکن یاد رکھیں الیکٹیبلز کی سیاست نے پاکستان کو نقصان پہنچایا ہے. جسٹ امیجن کہ گڈ پروپورشن آف یور پارلیمنٹ اگر وہ الیکٹیبلز پر بنی ہو تو پھر فیصلے جو عمران خان چاہتا ہے یا زرداری چاہتا ہے یا شہباز شریف چاہتا ہے یا نواز شریف چاہتا ہے, وہ فیصلے آگے نہیں بڑھ سکتے. الیکٹیبلز جس کے ساتھ کھڑے ہوں گے فیصلے اسی طرف جائیں گے, یعنی پلڑا اس طرف ہی کا بھاری ہوگا. ویورز, دوسری اہم خبر پر جانے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ پیر صاحب نے جو گلہ کیا اور ان جیسے مزید جو الیکٹیبلز جو انکشاف کر رہے ہیں کہ شامل ہو جائیں گے پاکستان تحریک انصاف میں, جن کا تعلق نون لیگ سے ہے, وہ کیوں جانا چاہ رہے ہیں. لندن میں اب سے کچھ ہی دیر پہلے ایک بیٹھک ہوئی ہے جس میں مریم نواز, نواز شریف, جاوید لطیف صاحب, افنان اور کچھ اور لوگ بھی شامل تھے. انہوں نے بیٹھ کر یہ فیصلہ کیا کہ مریم پاکستان جا رہی ہے تو ایک بڑا سا استقبال ہونا چاہیے, پتہ لگے کوئی ورلڈ کپ جیت کر آیا. اور مریم کے استقبال کے لیے پاکستان میں انتظامات کو حتمی شکل دی جا رہی ہے, اور مریم کے استقبال کے لیے لاہور میں وہ لینڈ کریں گی. ایک جامع حکمت عملی نون لیگ کی سطح تک جو ہے وہ طے کر دی گئی. آپ جسٹ امیجن کریں اس موقع پر اگر عمران خان پاکستان واپس آ رہا ہوتا یا عمران خان سڑک پہ نکلا ہے نا زمان پاک سے, تو لوگ خود بخود اکٹھے ہو جائیں گے. آپ نے عمران خان کی حکومت کو گرایا تھا, بٹھایا نہیں تھا اقتدار کے اندر, لوگ سڑکوں پر آ گئے. لیکن ان لوگوں کو جو ملک سے بیٹھ کر باہر سیاست کرتے ہیں, یہی تکلیف ہے, یہی گلہ ہے ان تمام الیکٹیبلز کو, اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ملک کے لیے بہتر نہیں ہے. اسی لیے پیر حسنات صاحب جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہونے کی ان کی ایک دوسری وجہ یہ بھی ہے جو بنیادی وجہ ہے. اور پھر ویورز آپ کو یہ بتائیں کہ مریم کے استقبال کے لیے کمیٹیاں تشکیل دے دی گئی ہیں. جتنے بھی لاہور کے جو آپ کے بلدیاتی انتخابات کے نمائندے تھے ان کو ایکٹیو کرنے کے لیے کہہ دیا گیا ہے. اپنے حلقوں سے 1,000 لوگوں کو لایا جائے گا, یہ اب ان کی ذمہ داری ہے. وہ قیمے والے نان کی لالچ دے کر بلاتے ہیں, وہ پیسے دے کر بلاتے ہیں, دہاڑی پر بلاتے ہیں, کیا لالچ دیں گے یہ اب ان کی ذمہ داری ہے. لیکن انہوں نے اب ایک شو جو ہے وہ پاکستان میں پٹ اپ کرنا ہے, لگانا ہے. اچھا, سب سے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ جو من پسند صحافی ہیں نا, بعض دفعہ چونکہ جو آپ کو لکھا ہوا آتا ہے آپ وہی بول دیتے ہیں, یہ بات بتانے والی نہیں تھی. وہاں پر میں دیکھ رہا تھا کہ ماربل آرچ کے بعد جتنے بھی صحافی کھڑے تھے انہوں نے ایک دوسرے کی شکل دیکھی اور کہا کہ کی خبر آئی ہے, تو بتایا کہ جناب یہ ٹکرز آئے ہیں, اس کو بس چلا دیں. تو پھر خبر اس طرح چلائی گئی, اور پھر اسی بے وقوفی کے اندر انہوں نے یہ جو ٹاسک تھا کہ 1,000 لوگوں کو آپ نے لے کر آنا ہے, یہ بھی ٹکرز پاکستان کے ٹیلی ویژن چینلز پر چل گئے اور میری آنکھوں کے سامنے یہ سب کچھ ہو رہا تھا. چونکہ جو لیڈر ہوتا ہے نا, جب وہ خود سے کہے گا نا کہ جناب میرے استقبال کے لیے ٹاسک دے دیا گیا ہے کہ آپ لائیں, تو پھر وہ کاہے کا لیڈر, وہ تو پھر لیڈری کی ایکٹنگ کر رہے ہیں نا. اور یہ ثابت کر دیا نون لیگ نے کہ یہ لیڈرشپ جو ہے یہ ایک جعلی لیڈرشپ ہے, اور ایک جعلی مینڈیٹ کے تحت یہ انتخابات کو سبوتاژ کرنا چاہتی ہے. اور اسی لیے یہ ساری آنیاں جانیاں جو ہے نا مریم نواز کے حوالے سے اس کا ایک باقاعدہ پلان جو ہے بنایا جا رہا ہے. نواز شریف صاحب سے یہ بھی سوال کیا گیا جب وہ باہر نکل رہے تھے کہ کے پی کے اندر اور پنجاب کے اندر قیادت کون کرے گا. یہ مریم جو ہے نا یہ سوالات پلانٹ کرتی ہیں. رانا ثناء اللہ کے ذریعے فیض حمید کے بارے میں آپ نے کیا بات کرنی ہے, پلانٹڈ سوال. شہباز شریف کے بارے میں کیا بات کرنی ہے, پلانٹڈ سوال. وزیر اعلیٰ کون ہوگا, پلانٹڈ سوال. مجھے آج تک یاد ہے, اور میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر یہ بات آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ حسین نواز came to me. شہباز شریف پاکستان سے یہاں پر آئے تھے, ان دنوں کیا یہاں پہ چل رہا تھا میں آپ کو بتا دیتا ہوں. عمران خان کی حکومت تھی, ایک رپورٹ آئی تھی کرپشن انڈیکس کے اوپر, تو اس کے اوپر فرمائشی سوال میرے کان میں آ کے حسین نواز نے کہا کہ آپ یہ سوال کریں نا. ان دنوں میں 24 نیوز کے ساتھ کام کر رہا تھا, اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ کس قسم کی جرنلزم جو ہے وہ اس پلیٹ فارم سے ہو رہی تھی اور پھر لوگ کیا کہتے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی یہی حقیقت ہے, اور آج بھی یہی ہوا. ٹکرز جو چلے ان ٹکرز نے اور اس خبر نے ان کے اپنے جو لیڈرز ہیں جنہوں نے ٹکرز لکھوائے ان کی کارکردگی اور مقبولیت کا جو
राज है ना वो कौम के सामने अफशां कर दिया, और यही हकीकत है। और किराए के लोगों को बुलाकर आप एक शो तो दिखा देगी, लेकिन ये शो पाकिस्तान के आम इंतखाबात में नहीं चलेगा, वहां पर कारकर्दगी और ये जो कुछ आप मुल्क के साथ आपका खानदान कर रहे हैं ना, इसे लोग याद रखेंगे। व्यूअर्स, आपको ये बताएं कि खबर ये आ रही है और ये दावा किया गया है मुनहरिफ रुकन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फैसल वाडा की तरफ से। वो ये कहते हैं कि ऑडियोज़ और वीडियोज़ का तूफान आने वाला है, और वो ये दावा करते हैं कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट में नून लीग और तहरीक इंसाफ के लोगों को कंट्रोल करने के लिए ऑडियोज़ और वीडियोज़ का स्टॉक जो है अब इसे इस्तेमाल करने का बाकायदा तौर पर फैसला कर लिया है, और लोगों को कंट्रोल किया जाएगा इनकी ऑडियोज़ और वीडियो सुनवा कर कि ये किस किस्म की सियासत जो है करते रहे हैं। बल्कि उन्होंने यहाँ तक भी दावा कर दिया है कि साबिक DGISI जनरल फैज़ हमीद साहब के दौर में तहरीक इंसाफ और नून लीग के रहनुमाओं की वीडियोज़ और ऑडियोज़ जो हैं वो रिकॉर्ड की गई, एक रिकॉर्ड रखा हुआ था, और अब बहुत जल्दी इसको इस्तेमाल भी किया जाएगा। आपने इमरान खान की ऑडियोज़ निकाल कर देख ली, पाकिस्तान में इस लीडर की मकबूलियत में किसी किस्म का हमें जो इंडेक्स था उसका नीचे जाते हुए हमने ग्राफ को नहीं देखा। और जहाँ तक आपको इससे पहले भी याद होगा कि मोहम्मद ज़ुबैर साहब की ऑडियो वीडियोस भी आई मंजर-ए-आम पे, क्या फ़र्क पड़ा? कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इमरान खान के हवाले से आप मज़ीद वीडियोस निकाल दें, क्या फ़र्क पड़ेगा? नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जिस मुल्क के अंदर करप्शन जो है ना वो आम हो जाए, जब लोगों की फ़ाइलें गायब हो जाएं और अदालतों के सामने आप पेश होकर कहें कि जनाब रिकॉर्ड गायब हो गया, तो फिर उस मुल्क के अंदर मेरा नहीं ख्याल कि इसका कोई ज़्यादा फ़ायदा होगा किसी को भी। क्योंकि आपको याद होगा कि काफली की ऑडियो वीडियोस भी आई, हुसैन इलाही की भी एक ऑडियो आई, क्या फ़र्क पड़ा? कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और कानूनी तौर पे कोई फ़र्क पड़ता है? कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसलिए जिस मुल्क के अंदर फाइलें गायब होंगी, स्कैंडल्स दबा दिए जाएं, वहाँ पर ऑडियो वीडियोस का चाहे वो किसी के बारे में भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। व्यूअर्स, आपको ही बताएं कि अब फाइलें गायब हो रही हैं, आप किसी के भी स्कैंडल की बात करें और फाइल जो है गायब हो जाती है। अदालतें और इदारे हम ये कहते हैं कि आज़ाद हैं, मगर मसला यहाँ पर यह है कि शाही ख़ानदान के शहजादों को NRO देने का सिलसिला आज भी जारी है। ये वाहिद मुल्क है जहाँ इक़्तिदार की तब्दीली के साथ ही अदालतें और इदारे पहले बैरून मुल्क बैठे मफरूरों को ग्रीन सिग्नल दे देती हैं, आप तशरीफ़ लाएँ, पहले आपको हफाजती ज़मानत दे दी जाएगी, फिर हम आपको जेल नहीं भेजेंगे। और आपको याद होगा कि मैं काफ़ी अरसे से ये आपके सामने बात मुसलसल कर रहा हूँ कि नवाज शरीफ साहब के हवाले से किसी भी घर को और किसी भी बिल्डिंग को सब जेल डिक्लेयर कर दिया जाएगा, और फिर जो उनकी कन्विक्शन है इसको मुअत्तल कर दिया जाएगा। ऐसा भी कुछ जो है वो पाकिस्तान की अदालतें कर सकती हैं, यानी आपको जेल नहीं जाना पड़ेगा। इसके बाद इदारे आपके खिलाफ केस वापस लें, और ये भी इम्पॉर्टेंट है कि मुतल्लिका अदालत आपका केस खारिज कर दे। इसके बाद आपको लूटी हुई दौलत एंजॉय करने का एक मौका भी मिल जाए। ये सब कुछ पाकिस्तान में होता है। ये है हमारा पाकिस्तान, जिसे इन हुक्मरानों ने ऐसा बना दिया। आज भी लाहौर में एक बार फिर ऐसा ही हुआ है। वज़ीर-ए-आज़म के साहबजादे जो तयशुदा अदालती शेड्यूल के मुताबिक अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्विस होने और मफरूर होने के बावजूद पाकिस्तान से गायब हो गए, और फिर पाकिस्तान वापस भी आ जाते हैं। चंद हफ्ते अदालती कार्रवाई हुई और आज FIA ने क्या किया, ये कह दिया कि जनाब उनकी फ़ाइलों में कुछ नहीं निकला। यानी तफ्तीशी अफसर ये कहता है कि मैंने तफ्तीश की है लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला। इस मौके पर FIA ने मासूम बनते हुए अदालत से कहा कि किसी किस्म की कोई किकबैक्स के शवाहिद जो हमें नहीं मिले। फिर मासूम जज ने शहजादे सलमान से बादब होकर पूछा कि आप अपनी ज़मानत का केस वापस लेना पसंद करेंगे? कहा गया कि जी हाँ, ऐसा ही है, मैं अपना केस वापस ले लूँगा। और फिर क्या हुआ, सलमान शहबाज को भी आज ख़ानदान के दीगर अफराद के साथ जो है वो क्लीन चिट जो है वो दे दी गई है। तो व्यूअर्स, ये हमारा मुल्क है जहाँ पर कानून आपके लिए है, कानून मेरे लिए है। अगर कोई चोर पकड़ा जाए तो आप उसे किसी भी खंबे के साथ बांध कर उस पर तशद्दुद करें, हत्ता कि उसे आप जान जो है उसकी उससे छीन लें। ये आम आदमी के साथ हो सकता है, ये पाकिस्तान में शहजादे शहजादियों के साथ नहीं हो सकता। एक शहजादे के केसेस ख़त्म किए जा रहे हैं, दूसरे शहजादी के लिए इस्तकबाल के लिए बाकायदा इंतज़ामात किए जा रहे हैं। प्लान किया जा रहा है कि मलका आलिया ने पाकिस्तान आना है और किस किस इलाके से कितने लोग जो हैं वो इकट्ठे किए जाएंगे। व्यूअर्स, आपको ये भी बता दें कि अब इलेक्शन के हवाले से 18 अरब रुपए ये मिलने की कहानी जो है वो सामने आ रही है। वफाकी हुकूमत की तमाम तर रुकावटों के बावजूद इलेक्शन कमीशन ने 2 सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात की तैयारी जो है मुकम्मल कर ली है,
और इब्तदाई तौर पर हुकूमत से इस मद में 18 अरब रुपए एडवांस भी वसूल कर लिए हैं। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबात में रकम इस्तेमाल करने का ये फ़ैसला किया है। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी अखराजात से मुतल्लिक नया जो एस्टीमेट था वो भिजवाने का फ़ैसला भी किया है। और ज़राए ये भी बताते हैं कि 2 असम्बलियों में अलग इलेक्शन के बाइस आम इंतखाबात पर अखराजात जो हैं वो 10 अरब से ज़ायद हो जाएंगे। और इलेक्शन कमीशन ने पहले आम इंतखाबात पर 47 अरब रुपए का एस्टीमेट भिजवाया था। और ज़राए ये भी बताते हैं कि 2 असम्बलियों में अलग इंतखाबात के बाइस अब अखराजात जो हैं वो 57 अरब से ज़ायद हो जाएंगे। व्यूअर्स, ये इलेक्शन कमीशन चलें कम से कम तैयारी जो है वो हो रही है और जो एस्टीमेट है वो दे दिया गया है। चलें, एक तरफ से तो ये ख़बर कम से कम ज़रूर एक्टिव है कि इलेक्शन कमीशन चाहता है कि इलेक्शन हो जाए। अब तारीख का बाकायदा जो ऐलान किया जाएगा उसके बाद जो है वो इंतखाबात मुल्क के अंदर यानी हमें 2 असम्बलियों में होते हुए नज़र आ रहे हैं। व्यूअर्स, आपको एक और भी खबर जो इसलिए भी इम्पॉर्टेंट थी, मुल्क के अंदर पाकिस्तान में कानून जो है वो किसी का ग़ुलाम है। हाथ बांधकर कानून खुद खड़ा होता है और इंसाफ जो है उसे आपने जेल में फेंका हुआ है, वो इंसाफ बाहर नहीं आता। अब हो ये रहा है कि हमारे जैसे लोग जब बाहर की दुनिया में कई सालों से रह रहे हैं तो ऑटोमेटिकली हम एक कंपैरिजन करते हैं पाकिस्तान का यहाँ से। एक वीडियो सामने आई और ये बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म की है और वज़ीर-ए-आज़म ऋषि सुनक साहब जो हैं वो अपनी कार में बैठे हुए थे और उन्होंने अपनी न्यू ईयर रेजोल्यूशन का हवाला देते हुए कहा कि मैं मज़ीद जॉब्स क्रिएट करूँगा, पैसा जो है लेवलिंग जिसका वो जिक्र कर रहे हैं, लेवलिंग रिसोर्सेस हम लोकल कम्युनिटीज़ के अंदर इन्वेस्ट करेंगे और वगैरह वगैरह। लेकिन उन्होंने काम क्या किया, वो अपने राइट साइड पे जो शख्सियत बैठी हुई थी कैमरे से मुखातिब थे, जिसके हाथ में कैमरा था, सीट बेल्ट उतार कर वो गुफ्तगू कर रहे हैं। आमतौर पर होता क्या है कि अगर आप फ्रंट सीट पे बैठे हो ना तो सीट बेल्ट आपको पहनना लाजमी होता है, लेकिन जो पीछे लोग बैठे होते हैं मस्ट पीछे भी है, लेकिन क्या करते हैं सीट बेल्ट नहीं पहनी जाती। अब उन्हें क्या मालूम था कि मैं बरतानिया का वज़ीर-ए-आज़म हूँ और वज़ीर-ए-आज़म साहब जो हैं वो कौम को भाषण दे रहे हैं और भाषण देते देते उन्होंने क्या किया, एक सीट बेल्ट की गलती कर ली, यानी वो पहनी नहीं हुई थी। तो उसके ऊपर उन्होंने फिर जब ये सवाल उठाया गया तो फिर उन्होंने माफ़ी मांगी है। मैं आपके सामने कुछ चीज़ें रख देता हूँ। 10 डाउनिंग स्ट्रीट से जो बयान जारी हुआ, फुली एक्सेप्ट दिस वॉज अ मिस्टेक एंड हैज़ अपोलोजाइज्ड एडिंग दैट ही वुड पे द फाइन। अच्छा, फाइन हो गया नहीं जी, फाइन कितना हुआ है, 100 पाउंड का फाइन है जो पाकिस्तानी तकरीबन 17,000 रुपया जो है वो बनता है। और अगर फाइन उन्होंने वक्त पे अदा ना किया तो ये 500 पाउंड यानी तकरीबन कोई 1.25 लाख तक जो है पाकिस्तानी रुपए 1.5 लाख, 1.25 से 1.5 लाख जो हैं ये इतने बनते हैं, ये जा सकता है। और फिर एक और भी काम है कि अगर ये मामला अदालत में चला गया तो फिर मज़ीद जो है वो कॉस्ट इसके अंदर ऐड हो सकती है। और ये बाकायदा तौर पर इसको बरतानिया मीडिया के अंदर जो है हाईलाइट भी किया गया। अच्छा, इसके ऊपर ना खान साहब का एक रिएक्शन भी आया। ऑब्वियसली बात है, अगर मेरे जैसा बंदा बरतानिया में बैठकर जब ये खबर देखता है तो ऑब्वियसली सोचने पर मजबूर हो जाता है कि यार तो सलमान शहबाज को भी छोड़ दिया, शहबाज शरीफ जिसके ऊपर फ़र्द जुर्म आयद होनी थी उसे भी छोड़ दिया, सब कुछ जो है वो छोड़ने छुड़ाने पे लगे हुए हैं। पाकिस्तान की अदालतें इस लाफिंग स्टॉक, एक मजाक बन कर रह गई हैं। लेकिन देखो यहाँ पे बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म क्या कर रहा है। खान साहब, अगर मैं यहाँ पर बैठकर ऑटोमेटिकली सोच रहा हूँ तो ऑब्वियसली ये इमरान खान ने भी नोटिस किया, उसके ऊपर बाकायदा रिएक्शन दिया और जो BBC की स्टोरी थी उसको ट्वीट करते हुए उन्होंने कहा कि यही अमल खुशहाल कौमों को गरीब ममालिक से मुमताज़ करता है। कोई NRO नहीं, कोई कब्ज़ा ग्रुप नहीं, कोई हरासती तशद्दुद नहीं, और बल्कि निज़ाम इंसाफ कमज़ोर को तहफ़्फ़ुज़ देता है। इंसाफ रियासत मदीना की बुनियाद था और बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म के हवाले से उन्होंने उसका हवाला भी दिया जो ट्वीट की गई है। देखें, कौमें तो इसी तरह ही बनती हैं, कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं, आपको लाइन में लगना पड़ेगा। आपको प्रोटोकॉल वैसा नहीं मिलता जैसे पाकिस्तान में एक भागे हुए शख्स की, मुजरिम की बेटी को जो है वो एक जो इस्तकबाल की तैयारियां की जा रही हैं, ये तसव्वुर भी कोई यहाँ नहीं कर सकता कि इस किस्म का जो है इस्तकबाल किया जाएगा। बोरिस जॉनसन के ज़माने में एक घर की 10 डाउनिंग स्ट्रीट की रेनोवेशन का मामला था कि पार्टी फंड में से कैसे लिया गया, एक बाकायदा तूफ़ान आ गया, लोगों ने इस्तीफ़ा कहा कि जनाब आप दें, और फिर एक आम पुलिस वाले ने जाकर इन्वेस्टिगेशन की
اور پھر سب سے انٹرسٹنگ بات تھی کہ لاک ڈاؤن ہوا ہے اور بورس جانسن صاحب جو پیچھے پارٹی کر رہے تھے اس کے اوپر بھی انہوں نے قوم سے معافی مانگی. قومیں اس طرح بنتی ہیں, قومیں اس طرح نہیں بنتی جس طرح پاکستان میں بھکاریوں کی قوم جو ہے اسے کھڑا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور لیڈر کون ہے؟ کنگ آف بیگرز شہباز شریف, کہ میں مانگنے نہیں آیا. پھر وہ یہی جا کر کہتا ہے کہ آپ میرے بڑے بھائی ہیں, میری بڑی عزت سے انہوں نے میرے ساتھ بات کی. آپ نے پوری قوم کی عزت نفس کو داؤ میں لگا دیا. آپ کو لیڈر کہتے ہوئے, سیاستدان کہتے ہوئے بھی نا, پاکستان کی یہ جو یوتھ ہے نا, وہ شرم سے اپنے سر جھکا لیتی ہے کہ یار ہمارا لیڈر شہباز شریف ہے تو اس سے بہتر ہے کہ اس ملک کے اندر ڈکٹیٹرشپ جو لے آئیں. چونکہ یہ جو 2 نمبر قسم کی جمہوریت ہے جس میں کچھ خاندان حکومت کر رہے ہیں, اب یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے. میں یہاں پر بیٹھ کر سارا دن آپ کو بھاشن اس لیے نہیں دیتا کہ کسی جماعت کو ہم سپورٹ کرتے ہیں یا کوئی ایسا معاملہ ہمارے سامنے ہے جس کے انفلوئنس کے تحت یہ سب کچھ ہم کر رہے ہیں. پاکستان کو بدلنا ہے اور بدلنے کا ایک واحد طریقہ ہے کہ آپ اپنے ووٹ کی طاقت کو استعمال کریں, ان مروسی کرداروں سے جان چھڑائیں. اگر آپ نے پوری زندگی نون لیگ کو ووٹ دیا, کیا ہوگا؟ جس جماعت کے نام میں, جس پارٹی کا نام ہی ایک شخص کے نام سے جڑا ہوگا, وہ عام آدمی کو کیا ریلیف دے گا؟ جس پارٹی کا سلوگن ہی بھٹو آج بھی زندہ ہے, وہ کسی عام آدمی کے بارے میں کیا سوچے گا؟ کبھی نہیں سوچے گا. آپ کو اس جماعت کو ووٹ دینا ہے, اس شخص کو ووٹ دینا ہے جو اس ملک کے بارے میں سوچتا ہے, جس کے پیسے پاکستان سے باہر نہیں پڑے ہوئے, وہ پیسے پاکستان کے اندر پڑے ہوئے ہیں, جائیدادیں پاکستان کے اندر ہیں, اس کا مرنا جینا پاکستان کے اندر ہے. خدا را اپنے بچوں کے لیے, اپنے کل کے لیے, اپنے مستقبل کے لیے اس جماعت کو ووٹ دیں جو پاکستان کو ان تمام بحرانوں سے نکالنا چاہتی ہے. صرف ایک مطالبہ ہے کہ ملک کے اندر عام انتخابات کروا دو, عام انتخابات کرواؤ. جو طاقتیں بھاگ رہی ہیں, ڈیلنگ ٹیکٹکس اپنا رہی ہیں, اس سے کچھ نہیں ہونا. آخرکار عام انتخابات ہونے ہیں اور پاکستان کی قوم نے فیصلہ کر لیا. یہ جو ایگزامپلز میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں یا کوئی اس پر کمنٹ کرتا ہے, جب ہم باہر بیٹھ کر یہ حالات دیکھتے ہیں نا تو دل روتا ہے کہ ہمارے ملک کے اندر ایک چھوٹا سا معاملہ عدالت چلا جاتا ہے نا تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں, رونے لگ جاتے ہیں. یہ پاکستان کے حالات ہیں. برطانیہ کی عدالتوں میں کوئی شخص آپ کو یہ کہنا کہ میں تمہیں عدالت لے کر جاؤں گا, تو دوسرا شخص جو غلطی پر ہوتا ہے وہ رونے لگ جاتا ہے, وہ پریشان ہو جاتا ہے. پاکستان میں نظام الٹا ہے. تو خدا را اس نظام کو بہتر بنانے کے لیے یہ وہ معاشرہ ہے جنہوں نے ہمارے اصولوں کو اپنے اصول بنا لیا اور ہم نے ان اصولوں کو چھوڑ دیا. ووٹ کو استعمال کریں جس جماعت کو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ پاکستان کو اس گرداب سے نکال سکتا ہے. اجازت دیجیے, اللہ نگہبان.